एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मतलब जो डिसीजन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है हमें। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे कौन कौन से डिसीजंस है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से पहले। ठीक है, अ फाइनेंशियल डिसीजन इज अ चॉइस मेड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ मनी इन अ बिजनेस और पर्सनल लाइफ। आपके पास पैसा है तो आप क्या ऐसे ही कहीं भी ले जाके पैसा अपना ढकेल दोगे? नहीं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर तरीका देखना पड़ता है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे या फिर कहाँ पे लगाने वाले हो। ठीक है, दीज डिसीजंस हेल्प इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आता है सेविंग्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। किस चीज के लिए ये सारी चीजें करते हैं? ताकि हम फाइनेंशियली स्टेबल रह सके और आगे ग्रो कर सके। ठीक है, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। यहाँ पे हमारे तीन मेजर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, कि हमें पैसा लगाना कहाँ है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये पैसा आप लाओगे कहाँ से। ठीक है, तीसरा आता है हमारा डिविडेंड डिसीजंस, हाउ टू यूज प्रॉफिट, हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये तीन मेजर टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारे पास अगर पैसा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको भाड़ की भट्टी में झोंक देंगे, भाई जाओ कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है जिसकी वजह से क्या हो, हमें प्रॉफिट हो। जैसे आपके पास 10,000 रुपए है तो आप क्या करोगे, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जिसकी वजह से क्या हो, आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो। ठीक है, दिस इज बाई फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है ऑन विच डिसीजंस नीड टू बी मेड, जिस पे क्या किया जाता है, हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं बाय फाइनेंस फंक्शन, बाय किसके थ्रू, फाइनेंस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मींस डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी टू गेट द बेस्ट रिटर्न व्हाइल रिड्यूसिंग रिस्क। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस्ट डिसीजन लेते हैं जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, किस चीज के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। ठीक है, विद मिनिमम रिस्क, रिस्क भी हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, अ कंपनी डिसाइडिंग वेदर टू बाय न्यू मशीन और ओपन ए न्यू स्टोर। यहाँ पे अगर जैसे कोई कंपनी है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रही है, या तो वो क्या करे, नई मशीन से इंस्टॉल करवा दे, या तो क्या करे, अपना एक नया ब्रांच खोल ले। उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है या तो फिर प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला था शॉर्ट टर्म, और इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, ये हमारे जो डेली के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए यूज होता है। जैसे इन्वेंट्री वगैरह हो गई, बिल्स वगैरह हो गई, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हमें पे करना ही पड़ेगा, ये रेगुलर बेसिस का काम है। ठीक है, these decisions deals with managing the money needed for everyday operation। यहाँ पे हमें इतना कैश या फिर इतना फाइनेंस रखना पड़ता है कि हमें जो डेली के काम है एटलीस्ट उसमें प्रॉब्लम्स ना आए उसको करने के लिए। ठीक है, दे फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट द बिजनेस हैज इनफ कैश टू रन स्मूथली। ये क्या करता है, मेक श्योर करता है कि बिजनेस के पास एटलीस्ट इतना पैसा हो कि उसके जो रोज के काम है वो स्मूथली हो सके। एग्जाम्पल, बाइंग रॉ मटेरियल। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे बिजनेस के पास रॉ मटेरियल का जो काम होता है ये हमारा क्या होता है, रेगुलर वाला काम होता है। हमें रॉ मटेरियल्स हमेशा चाहिए होते हैं, तो एटलीस्ट उसके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद सके। दूसरा आता है बिल्स पे कर सके। फिर मैनेजिंग इन्वेंट्री, उसके पास इतनी इन्वेंट्री भी होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बाइंग रॉ मटेरियल। अ रेस्टोरेंट नीड्स टू परचेज इंग्रेडिएंट्स रेगुलरली। अगर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस या फिर ग्रोसरी स्टोर ही देख लो आप, उसको क्या करना पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स को रोज रोज खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसने एक बार खरीद लिया वो महीनों महीनों चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आता है पेइंग बिल्स, इंश्योरिंग देयर इज इनफ कैश टू पे रेंट, सैलरीज एंड यूटिलिटी बिल्स ईच मंथ। हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपने बिल्स वगैरह भर सके, रेंट दे सके, और जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, ठीक है, हर महीने के लिए आपका रेंट तो हर महीने ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए हमें इनफ कैश हमारे पास होना चाहिए। फिर आता है मैनेजिंग इन्वेंट्री, मेकिंग श्योर देयर इज इनफ स्टॉक टू मीट कस्टमर्स डिमांड विदाउट टाइंग अप टू मच मनी। हमारे पास एटलीस्ट इतना स्टॉक होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, उसके बाद आता है गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द बिजनेस डज नॉट रन आउट ऑफ मनी। अच्छा कैपिटल मैनेजमेंट क्या करता है, मेक श्योर करता है कि बिजनेस के पास इनफ क्या मतलब इनफ मनी हो
ताकि वो जो अपने बेसिक काम है एटलीस्ट वो कर सके, ठीक है। ऑन बिजी डेज और ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसके पास इतनी फाइनेंसेस रहती है या इतना पैसा रहता है कि उसे प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपिटल बजटिंग, फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल, उसके इसमें होता क्या है, इसमें हम ऐसी एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, जैसे लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। ये सारे क्या करते हैं हमें ओवर सो मेनी ईयर्स, ये क्या करते हैं हमें एक मतलब प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। These decisions are about spending money on things that will help the business grow for many years। ये क्या हेल्प करते हैं, ऐसे एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमें एक टाइम के लिए नहीं, काफी समय के लिए क्या करता है, प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बिजनेस को भी ग्रो करता है। दे यूजुअली इन्वॉल्व्स लार्ज सम ऑफ मनी। यहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारी मशीनरी सस्ती तो आती नहीं है, या लैंड हमारी सस्ती तो आती नहीं, तो हम इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ता है। आर प्लान केयरफुली बिकॉज दे अफेक्ट द कंपनीज फ्यूचर, क्योंकि इन डिसीजंस के ऊपर हमारे कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है व्हाट इट मीन्स डिसाइडिंग विच बिग प्रोजेक्ट्स और एसेट्स टू इन्वेस्ट इन दैट विल ब्रिंग बेनिफिट फॉर लॉन्ग टाइम। हमें कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे या फिर ऐसे एसेट्स पे इन्वेस्ट करना है जो ओवर द ईयर हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कैश फ्लो और लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टेटेड एंड ट्रिकीएस्ट पैरामीटर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो कैश फ्लो होता है हमारा और लिक्विडिटी, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा अंडरस्टेटेड और सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट क्या होता है, पैरामीटर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इमेजिन यू रन अ स्मॉल बेकरी एंड यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी टू इन्वेस्ट। आपके पास कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा सा पैसा है, तो आपके पास क्या हो जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बाय अ न्यू ओवन दैट कुड इंक्रीज प्रोडक्शन। आप एक नया ओवन खरीद सकते हो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, ओपन अ न्यू ब्रांच इन डिफरेंट एरिया। आप दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप एक नया ओवन खरीद लो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दूसरा आप नया ब्रांच खोल लो, ठीक है। यूजिंग कैपिटल बजटिंग, अब यहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग यूज करके कैसे ये डिसीजन लेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करो कि हमें किससे क्या फायदा मिलने वाला है। न्यू ओवन वर्सेस न्यू ब्रांच, दोनों के बीच में कंपैरिजन करो कि हम न्यू ओवन लेंगे तो हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया ब्रांच खोलेंगे तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। स्टेप 2 एस्टिमेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको खर्चा कितना लगने वाला है और उस खर्चे के बाद आपको फायदा कितना होने वाला है इन दोनों चीजों से, ठीक है। न्यू ओवन, सबसे पहले देखते हैं ओवन से क्या होगा। कॉस्ट सर्टेन अमाउंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डेली प्रोडक्शन। जो हमारा अवन है उसका एक सर्टेन कॉस्ट होता है, या तो वो 20,000 तक, 50,000 तक, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लीडिंग मोर सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद आता है नया ब्रांच, कॉस्ट मोर। हम नया ब्रांच खोलेंगे तो वहां पे हमें इंटीरियर वगैरह का काम, फिर उसके बाद और सारी चीजें, फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीजें लगने वाली है, तो इसमें कॉस्ट भी क्या आएगा, हमारा ज्यादा आएगा, ठीक है। बट मे ब्रिंग इन एडिशनल कस्टमर्स, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। एंड हाइयर प्रॉफिट्स ओवर लॉन्गर पीरियड, इसकी वजह से क्या होगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा लंबे समय तक के लिए। उसके बाद आता है स्टेप 3 इवेल्युएट द ऑप्शंस। ऑप्शंस को इवेल्युएट करो, कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिकवर द कॉस्ट। पहले कंपेयर करो कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है दोनों ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। पे बैक पीरियड एंड द ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और जो हमें ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, ऑफ ईच ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शंस का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द बेस्ट रिटर्न विद एक्सेप्टेबल रिस्क। ऐसा प्रोजेक्ट चूज करो जिससे आपको फायदा भी हो और आपका रिस्क भी कम हो यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 5 बाय द न्यू ओवन इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया और डिसाइड ऑन द न्यू ब्रांच बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि आपको ओवन की जरूरत है तो आप ओवन खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये हमारा एक कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल था, ठीक है। दूसरा आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट डालते हैं उस पर।
सबसे पहला था कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें कितना पैसा देना है और उसकी वजह से हमें कितना पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला है, ठीक है। कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट रिफर्स टू मनी कमिंग एंड गोइंग आउट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कितना पैसा हमें देना और हमारे पास कितना पैसा आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। इट हेल्प्स बिजनेस ट्रैक प्रॉफिट्स। इसकी हेल्प से क्या कर सकता है बिजनेस, अपने प्रॉफिट्स को ट्रैक कर सकता है, मैनेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता है। उसके बाद आता है एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में हेल्प कर सकता है। दिस अलाउज बिजनेस टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फीजिबल। ये क्या करता है बिजनेस को अलाउ करता है ये देखने के लिए कि हमारे लिए ये फाइनेंशियली कितना इफेक्टिव है या कितना स्टेबल रखेगा हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को। हाउ मच मनी विल बी नीडेड, कितना पैसा हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाला है, एंड व्हेन इट विल बी रिसीव्ड, और ये पैसा हमें वापस कब मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री विल हैव कैश आउटफ्लो। आप अगर एक नई कंपनी बना रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, कैश तो आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम के लिए आपको एक्सपेंसेस तो देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कैश इनफ्लो, और फिर उसके बाद कैश इनफ्लो जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी या कंपनी बन जाएगी उसके बाद क्या होगा, आपका पैसा तो रिटर्न आएगा ही आएगा ना कॉस्ट के साथ साथ। फिर उसके बाद आगे चल के वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जिस जगह पे जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। आगे आने वाले टाइम में हमें जो हमने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अब आप किसी जगह पे 1 लाख रुपए लगा दे रहे हो तो ये सोच के लगाओगे कि आपको इन फ्यूचर 5% रिटर्न मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 15%। आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ ही अपना पैसा लगाते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, इफ अ बेकरी बाइज न्यू ओवन। अगर एक बेकरी नया ओवन खरीदती है, इट शुड कैलकुलेट हाउ मेनी एक्स्ट्रा केक इट कैन बेक। वो कितने एक्स्ट्रा केक्स बना सकती है एंड सेल टू रिकवर द कॉस्ट। किस लिए, ताकि हम एटलीस्ट उसका कॉस्ट तो कवर कर सके। पहले सबसे मेजर चीज क्या होती है, हमने जितना अपना खर्चा किया है हमें वो रिकवर करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड मेक अ प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है हमारा, फिर उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होगा। पहले कॉस्ट कवर करेंगे फिर प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो बहुत सारी क्राइटेरियाज को भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस यूजेस सर्टेन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स टू इवैल्यूएट वेदर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज वर्थ परस्यूइंग और नॉट। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो आप ये तो देखोगे ही ना कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है, कि हमें वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। These criteria helps ensure that the money invested will yield a positive return while minimizing risk. जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए मिनिमम रिस्क के साथ। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। These criteria provide a framework। ये क्राइटेरिया क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, एंड डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट और एसेट इज मोर बेनिफिशियल। इसके हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हो तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, की आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के फिर उसके बाद ही हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब भाई आप इन्वेस्टमेंट तो तब करोगे जब आपके पास पैसा होगा, और ये पैसा आप लाओगे कहाँ से, ठीक है, ये चीज डिसाइड करनी है। अ फाइनेंसिंग डिसीजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग हाउ टू रेज द मनी नीडेड फॉर अ बिजनेस। हमें पैसा मिलेगा कहाँ से अपने बिजनेस में लगाने के लिए। शुड यू बोरो मनी, या तो आप बोरो कर सकते हो मनी, किसके थ्रू, डेट्स के थ्रू, और सेल पार्ट ऑफ योर ओनरशिप, या तो अपने ओनरशिप का पार्ट आप सेल कर सकते हो थ्रू इक्विटी, किसके थ्रू, इक्विटी के थ्रू, ठीक है। दीज चॉइसेस डिटरमाइन, ये चॉइसेस क्या डिटरमाइन करते हैं, हाउ योर बिजनेस विल बी फंडेड, आपका बिजनेस कैसे फंड होगा, ठीक है।
एंड दे अफेक्ट द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, हमारे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करते हैं। कॉस्ट, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, एंड ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और उसकी ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रेटेजी को भी इफेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन मस्ट बी टेकिंग जुडिशियली एज दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो हमें डिसीजंस है बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल कंपनी के कैपिटल पे इम्पैक्ट डालते हैं ऑफ द फर्म, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क। और इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ रेजिंग फंड, हम फंड्स को रेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ओन सोर्सेस ऑफ फंड, जो हमारे ओनर्स होते हैं, उनके पास जो भी हमारा एसेट्स वगैरह होती हैं या उनके पास जो भी पैसा होता है उसके थ्रू। सबसे पहले आता है ओन सोर्सेज, जो हमारे ओनर का खुद का होता है, ठीक है। रिफर्स टू द फंड्स दैट कम्स फ्रॉम विद इन द बिजनेस, जो ये ऐसे फंड्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर से ही आते हैं, और फ्रॉम द ओनर्स और शेयर होल्डर, या तो ओनर और शेयर होल्डर्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। दीज फंड्स डू नॉट रिक्वायर रिपेमेंट, इनका क्या होता है, कोई रिपेमेंट नहीं होता है इनको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी रिपेमेंट की, एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट चार्जेस, और ना ही इन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल इज द मनी रेज्ड बाय कंपनी, ये ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी रेज करती है थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर, किसको इशू करके, शेयर्स को इशू करके यहाँ पे, ठीक है। टू इट्स ओनर, किसको, इसके ओनर्स को शेयर होल्डर्स, जिसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी, यहाँ पे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो पार्शियली ओनर होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर्स, आर टाइप ऑफ शेयर्स दैट गिव शेयर होल्डर्स अ फिक्स डिविडेंड। ये क्या करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स को एक फिक्स डिविडेंड देते हैं। बिफोर डिविडेंड्स आर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ हायर क्लेम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, हायर क्लेम होता है ऑन कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में, एंड एसेट्स देन इक्विटी, ऐसे और उसकी एसेट्स के ऊपर, देन इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज्यादा किसका क्लेम होता है इस पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बट डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस में इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होती है हमारी, ठीक है। तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग, refers to the profit that a company keeps after distributing dividends। आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ऐसा कुछ अमाउंट हम क्या करते हैं अपने पास भी रख लेते हैं डिविडेंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के पास, ताकि हम क्या कर सके, उसको री इन्वेस्ट कर सके आगे फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग जो हमारे डिविडेंड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट ऑल प्रॉफिट एज डिविडेंड, सारे प्रॉफिट को डिविडेंड्स में डिवाइड करने की जगह हम कुछ अमाउंट क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं। बिजनेस रिटेन्स अ पोर्शन देन टू री इन्वेस्ट इन ऑपरेशंस, या तो हम उसको क्या करेंगे किन्हीं ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट कर देंगे। एक्सपेंशन और डेट्स रिपेमेंट, या तो हम एक्सपेंशन के लिए उसको यूज कर लेंगे या तो हम अपने डेट्स को रीपे करने के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बोरोड सोर्स, बोरोड सोर्स कि हम बाहर से कैसे फंड्स को रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लोन्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, उनके भी कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। लोन्स आर मनी बोरोड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोन्स कहाँ से बोरो करते हैं हम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, जैसे बैंक हो गई हमारी, ठीक है। Institutions or banks with an agreement to repay the amount with interest over a specific period of time। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है वो अमाउंट कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। दूसरी चीज आती है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंपनी। बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमारी डेट सिक्योरिटीज होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है टू रेस फंड्स, किस लिए, फंड्स रेस करने के लिए। इन्वेस्टर्स हु परचेज बॉन्ड्स, इन्वेस्टर जो बॉन्ड्स परचेज करते हैं आर इसेंशियली लेंडिंग मनी, वो क्या करते हैं मनी लेंड करते हैं टू द कंपनी, कंपनी को मनी लेंड करते हैं, ठीक है। एंड द कंपनी प्रोमिसेस टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, और कंपनी इनको क्या प्रॉमिस करती है कि वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगी आपके पैसे के ऊपर, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हमारे डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर क्या होता है? हमारा लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड बाय अ कंपनी टू रेज फंड्स, जो कि किस लिए इशू किया जाता है? इसको भी फंड्स को रेज करने के लिए ही इशू किया जाता है फ्रॉम द पब्लिक को, ठीक है। इट इज लाइक अ लोन टेकन बाय कंपनी, ये एक लोन होता है जो कंपनी लेती है, वेयर इन्वेस्टर्स लेंड मनी टू कंपनी एंड इन रिटर्न द कंपनी प्रोमिसेस टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। यहाँ पे क्या करती है कंपनी? प्रॉमिस करती है आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए, ठीक है, एट अ फिक्स रेट एंड रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या किया जाएगा? लौटा दिया जाएगा, ठीक है। चौथा आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। अ पब्लिक डिपॉजिट इज अ मनी कलेक्टेड बाय अ कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये ऐसा अमाउंट होता है जो हम जनरल पब्लिक से कलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। ये किस चीज की तरह, किसके मतलब एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है विद अ कंपनी इंस्टेड ऑफ अ बैंक। उसके बाद होता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है कॉस्ट। हमें पैसा कितना लगने वाला है किसी चीज में, मतलब हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमारे एक्सपेंसेस कितने आएंगे या खर्चा कितना आने वाला है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हमें जो फंड्स रेज करने हैं उसका कॉस्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है कि किसी चीज के लिए हमको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वाइल चूजिंग अ सोर्स ऑफ फंड, किसी भी फंड को चूज करने से पहले, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड को चूज करने से पहले जनरली द सोर्स ऑफ फंड विच इज चीपेस्ट विल बी चूजन। आपके लिए जो सबसे सस्ता पड़ेगा आप वही चीज तो लोगे। तो यहाँ पे भी यही करते हैं, कंसिडर करते हैं जो जिससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाए और जो हमारा कॉस्ट है वो कम लगे, हम वही फंड्स चूज करते हैं, ठीक है। रिस्क, रिस्क मतलब जैसे हमें क्या क्या आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है फाइनेंस डिसीजन लेने के लिए, फंड्स रेस करने के लिए। अगर हम फंड्स रेस करने वाले तो रिस्क भी देखेंगे ना कि कितना रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है किस चीज को, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व इन ईच सोर्स ऑफ फंड, हर एक सोर्स ऑफ फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, हमें कितनी प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती है, इज डिफरेंट। However, funds with moderate और low risk are chosen। जिस भी हमारे सोर्स ऑफ फंड में जो हमारा रिस्क होगा वो मॉडरेट होगा या तो कम होगा, वही हम चूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हेन अ कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक, जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा क्या करती है? रेज करती है। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन पेपर वर्क। वो क्या करती है? उसको क्या करना पड़ता है? अपना पैसा कहाँ स्पेंड करना पड़ता है? पेपर वर्क पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे, कमीशन पे और बहुत सारे कॉस्ट। दिस एक्सपेंस इज कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट, जो एक कंपनी क्या करती है पब्लिक से पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद स्पेंड करती है। किन चीजों पे स्पेंड करती है? अपनी एडवर्टाइजिंग पे करती है, फिर उसके बाद पेपर वर्क पे करती है, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। फिर उसके बाद हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, जितना ज्यादा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स ऑफ फंड, उतना ही हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा? हमारे लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो की पोजीशन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी आल्सो इंपैक्ट्स इट्स डिसीजंस व्हेन चूजिंग अ सोर्स ऑफ फंड। आप अगर कोई भी सोर्स ऑफ फंड चूज कर रहे हो तो आपका कैश फ्लो जो होता है वो भी क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है डिसीजन पे। कैश फ्लो का पोजीशन, अ कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन, अगर एक कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, विल इन्वेस्ट इन डेट्स, वो क्या करेगी? वो डेट्स में इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी उतनी है, ठीक है। वेयर एज अ कंपनी विद अ वीक कैश फ्लो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाला कैश फ्लो, वीक जिसकी कैपेसिटी होगी मतलब पोजीशन होगी कैश फ्लो की, वो क्या करेगा? विल ऑप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो हमारी इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। हमारी कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिन्हें हमें करनी होती है। फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट डेली डेली की चीजों के लिए। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस अ बिजनेस मस्ट पे रेगुलरली। ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करने ही पड़ते हैं।
इवन इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस और सेल एनीथिंग, चाहे आपका काम चल रहा हो या ना चल रहा हो। जैसे यहाँ पे जैसे बहुत सारी जगह पे दुकानदार होते हैं, वो जो दुकान लिए होते हैं, तो रेंट क्या होता है, अब आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, लैंडलॉर्ड को उससे मतलब नहीं होता। आपको आपकी मंथली जो भी किराया होता है उसको आपको देना ही देना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्सपेंसेस होती है जो बिजनेस को देनी ही देनी पड़ती है। इधर आपका प्रोडक्शन हो रहा और नहीं हो रहा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कंपनीज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन डेट्स। अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही फिक्स्ड मतलब ऑपरेशन कॉस्ट है, तो आप क्या करो, डेट्स में अपना पैसा ना ही लगाओ तो ये चाहिए। वेयर एज कंपनीज विद लेस फाइनेंशियल कॉस्ट मे ऑप्ट फॉर इन्वेस्टिंग मोर इन डेट्स। और वेरेज जिसका कम फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, वो डेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट लाइक बिल्डिंग और रेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस। आपके पास अगर फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा खर्चा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे की भी जरूरत होती है। Hence the company must avoid source of finance which will add more to their expenses। तो वो ऐसे सोर्स ऑफ फंड को अवॉइड करेगी जिनसे उनका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है 6 कंट्रोल कंसिडरेशन। व्हेन ए कंपनी रेजेस मनी थ्रू इक्विटी, जब हमारी कंपनी क्या करती है, इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करती है और डेट्स, इट मस्ट कंसिडर हाउ मच कंट्रोल इट रिटेन्स और लूजेस ओवर बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, उसके कितने मतलब उसका कितना हक है उस पर डिसीजंस पे। ठीक है, कितना डिसीजंस वो ले सकती है, कितने नहीं ले सकती। कंपनीज विच डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द लेवल ऑफ कंट्रोल मस्ट इन्वेस्ट इन डेट्स। जो अपने कंट्रोल्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहती, वो किसमें इन्वेस्ट करती है, डेट्स में। एज इन्वेस्टिंग इन इक्विटी विल रिजल्ट इन डाइल्यूटिंग ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस। उसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के स्टेट पे भी डिपेंड करता है। द कैपिटल मार्केट इज लाइक अ बिग मार्केट प्लेस। ये एक बड़े मार्केट प्लेस की तरह होता है। वेयर बिजनेस एंड गवर्नमेंट गेट्स मनी, जहाँ पे क्या होता है, बिजनेस और गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा लेती है। गेट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर से पैसा लेती है ताकि वो क्या कर सके, आगे ग्रो कर सके। ठीक है, इन्वेस्टर्स बाय शेयर, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, डिबेंचर्स को और बॉन्ड्स को, टू अर्न प्रॉफिट, ताकि क्या हो सके, उनका प्रॉफिट हो सके। A strong capital market attracts investment and boost economic growth। यहाँ पे अगर आपकी कैपिटल मार्केट स्ट्रांग है तो क्या होगा, इन्वेस्टर खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी क्या होगी, इकोनॉमी भी आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, फिर आता है अभी कैपिटल मार्केट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट एंड स्लो डाउन प्रोग्रेस। अगर कैपिटल मार्केट वीक है तो इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्रोग्रेस का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द इश्यू ऑफ डेट्स। डेट्स को इश्यू करने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो चीजें क्या क्या है, डेट फाइनेंसिंग रिफर्स टू रेजिंग फंड्स बाय बोरोइंग। इसमें हम क्या करते हैं, फंड्स को कैसे रेज करते हैं, बोरो करके। ठीक है, बोरोइंग मनी थ्रू लोन्स, किसके थ्रू हम पैसे मतलब उधार लेते हैं, लोन के फॉर्म में, डिबेंचर और बॉन्ड्स। इंस्टेड ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर, इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर्स को इशू करने की जगह हम क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं, किस चीज के थ्रू, लोन्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू और बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, द कंपनी मस्ट रिपे द बोरोड अमाउंट विथ इंटरेस्ट ओवर टाइम। कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको वापस करना ही करना है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, साथ साथ क्या करना पड़ता है, आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट्स, आपको डेट का कॉस्ट कितना लगने वाला है। कंपनीज मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, जो आपने पैसा उधार लिया है कंपनी को उस पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। विच इंक्रीजेस एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन कंपनीज क्रेडिट रेटिंग, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के क्रेडिट रेटिंग पे, लोन पीरियड पे एंड मार्केट कंडीशन। इन सारी चीजों पे क्या करता है, हमारा इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इफ द कॉस्ट ऑफ डेट्स इज टू हाई, अगर हमारे डेट्स का कॉस्ट कुछ ज्यादा ही हाई है तो क्या होता है, इट मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डेट्स को
थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे ताकि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज ना हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा या बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा तो आप बहुत सीधी सी बात है उसको अवॉइड करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेट रिपेमेंट कैपेसिटी। आप कितने कैपेबल हो कि आप जो पैसा उधार ले रहे हो उसको वापस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे आप अपने दोस्त से 10,000 रुपए ले रहे हो, अब भाई आप वापस ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी भी तो देखो कि आप उसको कितने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर रिपे कर सकते हो, ठीक है। आपकी कैपेसिटी भी यहाँ मैटर करती है, ठीक है। कंपनीज मस्ट इंश्योर दे हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि उनके पास एटलीस्ट इतना प्रॉफिट हो टू रिपे द लोन, ताकि वो क्या कर सके, जो पैसा उन्होंने उधार लिया है, लोन लिया है, वो वापस कर सके उसको, ठीक है। इफ अर्निंग फ्लक्चुएट्स, अगर अर्निंग हमारी फ्लक्चुएट करती है, फिक्स डेट पेमेंट्स में बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन। आपको भैया फिक्स तो डेट तो आपके फिक्स है, आपको उनपे पैसा देना ही देना है। आपकी फ्लक्चुएट कर रही है कंपनी की अर्निंग, तो उससे सामने वाले को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, आपको जिसने आपको पैसा दिया उसको तो चाहिए भाई उसका अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टू मच डेट कैन लीड टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा डेट्स ले लेते हो तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इवन बैंक करप्सी। आपके बैंक करप्सी के भी चांसेस हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा उधार ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिस्क, बोरोइंग इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप पैसा उधार लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज द कंपनी, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ इक्विटी। कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है इक्विटी को इशू करने से पहले, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग रिफर्स टू रेजिंग फंड बाय इशूइंग शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, जिसमें हम फंड्स को रेज करते हैं, किसको यहाँ पे इशू करके हमारे इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। टू इन्वेस्टर्स, किसको, इन्वेस्टर्स को। द इन्वेस्टर्स बिकम पार्ट ओनर्स ऑफ कंपनी। जब हम इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं तो जो लोग, जो इन्वेस्टर्स उसको खरीदते हैं वो हमारे कंपनी के पार्शियल ओनर्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड मे गेट वोटिंग राइट एंड डिविडेंड्स। तो उनके पास क्या आ जाता है, वोटिंग राइट्स आ जाती है, साथ साथ हमें उन्हें कंपनी का प्रॉफिट भी बांटना पड़ता है उनसे, ठीक है। ओनरशिप एंड कंट्रोल। इशूइंग इक्विटी मींस गिविंग अप ओनरशिप। आप अगर अपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हो तो आप ओनरशिप भी दे रहे हो इन्वेस्टर्स को। टू न्यू शेयर होल्डर्स, जो नए शेयर होल्डर्स होंगे उनको। न्यू शेयर होल्डर्स में इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। जो हमारे नए शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेस को, हमारे बिजनेस के डिसीजंस को, किस थ्रू वोटिंग राइट्स। किसके थ्रू, वोटिंग राइट्स के थ्रू, क्योंकि अब उनके पास तो वोटिंग राइट्स आ गई हैं तो वो बिजनेस डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यहाँ पे। फाउंडर्स एंड एग्जिस्टिंग ओनर्स मस्ट डिसाइड। फाउंडर और जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच कंट्रोल दे आर विलिंग टू लूज, कि वो कितना कंट्रोल हो सकते हैं, मतलब ये कितना कंट्रोल दे सकते हैं कंपनी के अंदर अपने नए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑल्दो इक्विटी डज नॉट रिक्वायर फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे ऑल्दो इक्विटी के लिए हमें कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ता, लाइक डेट्स की तरीके। इट इज स्टिल कॉस्टली, पर फिर भी ये क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, हमें इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ता, बट स्टिल ये कॉस्टली तो होता ही है। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स डिविडेंड्स। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो डिविडेंड्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रॉफिट को भी तो डिवाइड करो शेयर होल्डर्स के अमंग, ठीक है। एंड अ राइज इन शेयर वैल्यू एज रिटर्न्स। और आपके शेयर, जो शेयर्स है उसमें भी तो राइज होना चाहिए, वो भी शेयर्स की वैल्यू भी तो आपकी बढ़नी चाहिए एज रिटर्न्स के फॉर्म में। इफ प्रॉफिट्स आर लो, अगर आपके प्रॉफिट लो है, पेइंग डिविडेंड्स में बिकम डिफिकल्ट। आपका प्रॉफिट अगर लो है तो आप डिविडेंड्स देने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इफ द स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इशूइंग शेयर्स कैन रेज मोर कैपिटल। अगर आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हो तो माइट भी चांसेस हैं कि आपका जो है कैपिटल वो क्या हो, ज्यादा रेज हो, ठीक है। ज्यादा कैपिटल रेज होने के चांसेस है अगर मार्केट, हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इफ मार्केट इज डाउन, अगर मार्केट हमारा डाउन है, द कंपनी मे हैव टू सेल शेयर्स।
तो कंपनी को क्या करना पड़ सकता है, हो सकता है उसे अपने शेयर्स को बेचना पड़ जाए एट लोअर प्राइस, किस पे, अपने शेयर्स की एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे, ठीक है। रिड्यूसिंग टोटल फंड रेस, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी टोटल फंड रेस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, हमारे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे, जैसे कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बिजनेस ग्रोथ। इन्वेस्टर की सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारा बिजनेस आगे चल के ग्रो करे। अब वो अपना पैसा ऐसी जगह तो लगाएगा नहीं कि जो स्टेबल ग्रोथ पे चल रहा हो, ऐसी कंपनी पे लगाएगा जो आगे इन फ्यूचर जिसके ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हो, ठीक है। गुड मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जो फाइनेंशियली जिसका परफॉर्मेंस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। द कंपनी मस्ट शो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, आपको अपनी कंपनी को इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि फ्यूचर में आपकी पोटेंशियल है कि आगे चल के आप और ग्रो करोगे, ठीक है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, तभी तो हमारे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जब आपकी पोटेंशियल उनको दिखेगी कि फ्यूचर में चांसेस आप और ज्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। उसके बाद तो हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन, जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमें शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ अमाउंट अपने पास रखना है ताकि हम उसको री इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अ डिविडेंड डिसीजन रिफर्स टू अ कंपनीज चॉइस ऑफ हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कितना प्रॉफिट वो क्या करती है, डिवाइड करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स के अमंग एज डिविडेंड के फॉर्म में, एंड हाउ मच टू रिटेन फॉर फ्यूचर, और कितना वो अपने खुद के पास रखना चाहती है ताकि वो फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट बट इट मस्ट डिसाइडेड गिव मनी टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना प्रॉफिट का शेयर देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। री इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर ग्रोथ, या वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कितना पैसा री इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। द डिसीजन इज कॉल्ड द डिविडेंड डिसीजन, इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं, एंड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। उसके बाद होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं या उन पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग, आप कितना अमाउंट अर्न कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अर्निंग रिफर्स टू द प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स आफ्टर कवरिंग ऑल इट्स एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग। A firm decides the dividend to be paid on the basis of its current and past earning. जो आपके डिविडेंड्स को डिवाइड करने का डिसीजन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, करंट और पास्ट अर्निंग के बेसिस पे होता है। इफ कंपनी हैज हायर अर्निंग, अगर एक कंपनी ज्यादा अर्न कर रही है देन इट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू पे डिविडेंड्स, तो उसकी पोजीशन है कि वो डिविडेंड्स पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस, इसका जस्ट ऑपोजिट वाइस वर्सा आप समझो, इफ अ कंपनी हैज लो अर्निंग, अगर एक कंपनी की अर्निंग कम है तो वो क्या करेगी, इट वुड बी एबल टू पे लोअर डिविडेंड्स, तो वो अपने डिविडेंड्स को थोड़ा कम पे करेगी, ठीक है। यही सेम चीज है यहाँ पे वाइस वर्सा का केस हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारी अर्निंग हाई हुई तो हम ज्यादा डिविडेंड्स पे करेंगे, अगर कम हुई तो हम कम डिविडेंड्स पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टेबल अर्निंग, स्टेबल अर्निंग रिफर्स टू कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट ओवर टाइम, एक स्टेबल अमाउंट प्रॉफिट का जो एक कंपनी अर्न कर सकती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। इट शोज दैट द बिजनेस इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये क्या शो करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड कैन मैनेज इट्स एक्सपेंसेस, और वो क्या कर सकता है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट को और डिविडेंड्स विदाउट मेजर फ्लक्चुएशन, बिना किसी मेजर फ्लक्चुएशन के वो सारी चीजें मैनेज कर सकता है। कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग कैन पे रेगुलर डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, एक ऐसी कंपनी जिसकी जो अर्निंग है वो स्टेबल होगी तो वो डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद होता है इफ अर्निंग्स आर अनस्टेबल, अगर हमारी अर्निंग अनस्टेबल है
तो जो कंपनी होगी मे रिड्यूस स्किप डिविडेंड्स, या तो वो डिविडेंड्स को रिड्यूस कर देगी या तो स्किप कर देगी, वो देगी ही नहीं आपको डिविडेंड्स, ठीक है। स्टेबल अर्निंग अलाउज कंपनीज टू प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टेबल अर्निंग क्या करती है, एक कंपनी को अलाउ करती है फ्यूचर में उसको जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उसको लेने के लिए, लॉन्ग टर्म जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती है उसको प्लान करने के लिए इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशन, नए प्रोजेक्ट्स में, या तो फिर एक्सपेंशन, अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तीसरा आता है हमारा स्टेबल डिविडेंड। एक पर्टिकुलर डिविडेंड, पर्टिकुलर अमाउंट जो हम पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। A stable dividend is a consistent and predictable payment made by a company। ये क्या होता है, कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल पेमेंट होता है जो कि ये कंपनी करती है अपने शेयर होल्डर्स को। टिपिकली पेड आउट ऑफ कंपनीज अर्निंग। ये किस मतलब कहाँ से पे होता है, कंपनी की अर्निंग से पे होता है, ठीक है। स्टेबल डिविडेंड अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। स्टेबल डिविडेंड क्या करता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। हु रिलाई ऑन रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। जो किस पे रिलाई करते हैं, रेगुलर इनकम पे फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। प्रिडिक्टेबल डिविडेंड पेमेंट गिव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट इन द कंपनी स्टेबिलिटी। अगर प्रिडिक्टेबल डिविडेंड यहाँ पे होगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनको एक कॉन्फिडेंट रहेगा कंपनी की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। अ कंपनी विद स्टेबल डिविडेंड, एक कंपनी जो स्टेबल डिविडेंड्स के साथ है, इज व्यूड एज फाइनेंशियली हेल्दी एंड रिलायबल। उसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि वो फाइनेंशियली हेल्दी है और रिलायबल है, ठीक है। इट शोज द कंपनीज कमिटमेंट टू शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की फ्यूचर में आपके ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। Companies with higher growth prospectus prefers to retain a greater portion of their earning for future reinvestment। ऐसी कंपनीज जिन्हें लगता है कि उनकी कंपनी के ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर में है तो वो क्या करेगी, जो उसकी अर्निंग्स है उसको अपने पास कुछ अमाउंट रखेगी ताकि वो फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सके। अकॉर्डिंगली दे पे लेसर डिविडेंड। तो ये क्या करती है, जब ये कुछ अमाउंट अपने पास रख ले रही है तो डिविडेंड्स तो ऑब्वियस सी बात है ना, कम पे करेगी। यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इम्प्लाइज अ कैश आउटफ्लो। अगर आप डिविडेंड्स पे कर रहे हो तो आपका पैसा तो जा रहा है यहाँ पे ना, तो ये आउटफ्लो फ्रॉम कंपनी, ये कंपनी के जो कैश है उसका आउटफ्लो होगा क्योंकि हम पैसा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इफ अ कंपनी हैज लेस कैश, अगर कंपनी के पास कम पैसा है, लो लिक्विडिटी, देन इट विल पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वो क्या करेगी, जो डिविडेंड्स है उसको कम पे करेगी, ठीक है। सिमिलरली इफ अ कंपनी हैज सरप्लस कैश और हाई लिक्विडिटी, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा डिविडेंड्स पे करेगी, ठीक है। देन इट विल पे आउट मोर डिविडेंड्स। यही सेम केस है, वाइस वर्सा वाला केस है। अगर कम है तो कम देगी, ज्यादा है तो ज्यादा देगी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर वाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फॉर इंस्टेंट इफ शेयर होल्डर प्रेफर्स दैट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, अगर शेयर होल्डर्स हमारे प्रेफर करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना चाहिए यहाँ पे डिविडेंड्स, एक पर्टिकुलर सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिविडेंड हमें मिलना चाहिए, देन द कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर द सेम। तो कंपनी को भी उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, एक कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले हमें टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंट इफ द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स बाय कंपनी इज हाई, अगर हमारे डिविडेंड्स पे टैक्स हमारा ज्यादा है, देन द कंपनी मे डिस्ट्रीब्यूट लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। तो क्या करेगी कंपनी, कम पे करेगी डिविडेंड्स पे, ठीक है। डिविडेंड्स हमारे कम पे, क्योंकि आधा पैसा तो उसका टैक्स पे चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट के रिएक्शन पे भी हमारा डिविडेंड डिसीजन रिलाई करता है। डिविडेंड डिसीजन टेकन बाय अ कंपनी अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक। डिविडेंड डिसीजन की जो
जो डिविडेंड डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारे मार्केट प्राइस पे, मार्केट स्टॉक के मार्केट प्राइस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इफ अ कंपनी डिक्लेयर्स हायर डिविडेंड्स, अगर एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है, देन इट इज सीन पॉजिटिवली बाय इन्वेस्टर्स इसको किस तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, एंड इट्स स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपनी की स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाती है। On the other hand, a fall in the dividend would have an adverse effect on the stock price of the company. ठीक, किसी का ऑपोजिट आप समझ लो, अगर कंपनी कम डिविडेंड्स पे कर रही है तो इन्वेस्टर्स लेस अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी के टूवर्ड्स, ठीक है, और उसकी स्टॉक प्राइस भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। समटाइम्स अ कंपनी में इंटर अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट विद द लेंडर्स, लेंडर्स के साथ कभी कभी कंपनी क्या करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, तो उनको जो भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो लिमिट में रह के लेने पड़ते हैं, ठीक है, विच रेस्ट्रिक्ट्स और शेप देयर डिविडेंड डिसीजन, जो क्या करता है उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपको इस लिमिट के अंदर रह के ही चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। सच अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस, ये एग्रीमेंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एक्सेस टू कैपिटल, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती अपने रिटेन अर्निंग पे अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। जनरली लार्ज कंपनीज हैविंग ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है उनका एक्सेस क्या होता है, कैपिटल मार्केट पे होता है, वुड नॉट डिपेंडेंट ऑन रिटेन, वो रिटेन अर्निंग पे डिपेंड नहीं करेंगी अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, हेंस दे आर लाइकली टू पे हायर डिविडेंड, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा ही डिविडेंड पे करेंगे क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल कंपनीज विद लेस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जिनका एक्सेस कम है कैपिटल मार्केट पे, आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड्स, वो क्या करेंगे, थोड़ा कम डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।